नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत की बेटी आज फिर हार गई। पिछले 30 साल से, 3 दशक से एक सपना था कि भारत की संसद में, विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, आधी आबादी को उसका पूरा हक मिले। क्योंकि चाहे संसद हो या देश की विधानसभाएं हो, महिलाओं की गिनती 10-15 इससे ज्यादा नहीं बढ़ी। 10-15% से ज्यादा महिलाओं की गिनती कभी नहीं बढ़ी। और इसीलिए एक सपना देखा गया था कि आधी आबादी को उसका पूरा हक मिले, तो उसके लिए महिला आरक्षण जरूरी है। 33% महिला आरक्षण का पहला प्रयास साल 1996 में हुआ और आज हम 2026 में खड़े हैं। लेकिन हर बार जब कभी भी महिलाओं को आरक्षण देने की बात आती, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, जिनमें खास तौर से कहना चाहिए कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इन्होंने लगातार इसका विरोध किया। कुछ और पार्टियों ने भी किया। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस इन पार्टियों की आड़ में महिला आरक्षण विधेयक को, बिल को, कानून को रोकती रही। अब 6 अटेम्प्ट के बाद 2023 में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण का जो कानून है वो पारित करवाया। लेकिन उस कानून के तहत पहले जनगणना और परिसीमन के बाद साल 2034 में महिला आरक्षण कानून लागू होना था। हो सकता है 2034 से और आगे जाए। लेकिन महिलाओं को उनका हक जल्दी मिले, इसलिए सरकार ने 3 संविधान संशोधन विधेयक कल से संसद का विशेष सत्र बुलाकर इंट्रोड्यूस किया। इन 3 संविधान संशोधनों में जो महत्वपूर्ण था वो ये कि इनके लागू होते ही 2029 की लोकसभा जो होगी, उसमें महिलाओं की भागीदारी 33% सुनिश्चित करना था। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा विपक्ष आज एकजुट हो गया और एकजुट होकर विपक्ष ने इस संविधान संशोधन विधेयक को गिरा दिया। किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार के पास साधारण बहुमत नहीं, बल्कि 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। 2/3 बहुमत के अंदर सरकार को विपक्ष का या कुछ सहयोगी पार्टियों का समर्थन चाहिए होता है। अब सहयोगी पार्टियां तो सरकार के साथ थी, सरकार के साथ खड़ी रही। सहयोगी पार्टियों के अतिरिक्त भी सरकार को कुछ वोट मिले। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, टीएमसी, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने एकजुट होकर महिला आरक्षण कानून को और संविधान संशोधन को, 2029 में महिलाओं को आरक्षण देने का जो विधेयक था, उसको गिरा दिया। और न सिर्फ गिरा दिया, बल्कि उसके बाद इन पार्टियों के सांसदों ने मेजें थपथपाई। कितनी खुशी की बात है। महिलाओं को और इंतजार करवाएंगे, इसके लिए संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर मेजें थपथपाई गई। बाहर निकल के कहा गया कि हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं। बाहर निकलकर कहा गया कि यह संविधान की जीत है, यह डेमोक्रेसी की जीत है। लेकिन क्या महिलाओं की हक मारी करके संविधान या लोकतंत्र की जीत हो सकती है? आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है। विपक्ष भले ही आड़ले परिसीमन की बात करे, लेकिन सच तो यह है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के पक्ष में आज भी देश के बड़े बड़े नेता नहीं है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है, और वो नहीं चाहती कि संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज का मेरा शीर्षक, हालांकि कई पार्टियां एकजुट रही, लेकिन मेरा आज का शीर्षक, कांग्रेस ने अड़ंगा लगाया, महिला आरक्षण फिर लटकाया। कांग्रेस ने अड़ंगा लगाया, महिला आरक्षण बिल फिर लटकाया। क्योंकि महिलाओं का आरक्षण के लिए अब 2032, माफ कीजिएगा, 2034 या बहुत संभव है 2034 के आगे भी इंतजार करना पड़े। इंतजार इंतजार इंतजार। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले संसद में आज क्या हुआ, संसद के बाहर क्या हुआ, क्या कुछ कहा गया इस विधेयक के गिरने पर, और किस तरह से विपक्ष जश्न मना रहा है। लेकिन जो सरकार के साथ महिलाएं खड़ी थीं, उन्होंने इसे महिलाओं के खिलाफ विश्वासघात बताया। सुनिए जरा।
में कोई ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया। राम मंदिर बनाया, विरोध किया। सीए लाए, विरोध किया। ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया। जीएसटी लाए, विरोध किया। आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया। नया संसद भवन बनाया, विरोध किया। मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया। सीडीएस बनाया, विरोध किया। 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया। नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया। आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया। एयर स्ट्राइक, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर, विरोध किया। इन्होंने अच्छे बुरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, इसका विरोध करने का ठान लिया। देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। नहीं, ये जैसे मैंने अंदर कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था, और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। और आज भारत की बेटी जो है उसका मनोबल उन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है, और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। बारिश हो रही है क्योंकि आज प्रकृति भी आहत होकर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। आज वचन पूर्ति का दिन था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के ऊपर केवल राजनीतिक स्वार्थ ही छाया हुआ था, इसलिए उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ आज धोखाधड़ी करी है। आप देख लीजिएगा, वो पूरी की पूरी भारत की मातृशक्ति के आक्रोश का पात्र बनेंगे इस वजह से। तो ये संसद और संसद के बाहर आज ये विधेयक गिरने के बाद क्या हुआ वो मैंने आपको दिखाया। और इससे पहले कि आज मैं अपने डिबेट की तरफ बढ़ूं, ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बहुत भावुक अपील की थी। सबसे अपील की थी कि आज वोट करने से पहले अपने घर में, आपके घर में जो माँ बेटी हैं, एक बार उनका चेहरा जरूर याद कर लीजिएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में बोले थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि क्रेडिट किसको मिलता है, तो मैं आपको ब्लैंक चेक देने को तैयार हूं क्रेडिट के लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर आप सब लोग मिलकर यह पास करवा दें तो अगले दिन अखबारों में सबकी फोटोग्राफ मैं छपवाने के लिए तैयार हूं। लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना था, और मोदी जिन महिलाओं को आगे लाना चाहते थे उन महिलाओं को हराना था। इसलिए उन्होंने विरोध किया, मोदी का विरोध किया, महिलाओं का विरोध किया। एक बार प्रधानमंत्री को सुनते हैं उन्होंने किस तरह से अपील की थी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है।
इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। तो प्रधानमंत्री ने कहा था क्रेडिट आप ले लो, ब्लैंक चेक देता हूं। लेकिन विपक्ष ने क्या किया वो आज देश के सामने। अच्छा, 2 दिन से लगातार इस पूरे मामले में जिस तरह के नैरेटिव्स बनाए जा रहे थे, इसको उत्तर दक्षिण की लड़ाई की दक्षिण के राज्यों का हिस्सा कम हो जाएगा, यह कहा गया महिलाओं को पहले, और इसमें मुस्लिम महिलाओं को पहले लाना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को जब तक नहीं देंगे तब तक हम नहीं करेंगे। यह कहा गया कि दक्षिण के राज्य, छोटे राज्य जो है उनका हक मारा जाएगा। आज अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा, संसद में खड़े होकर कहा कि आप मुझे 1 घंटा दीजिए, आपको जो अमेंडमेंट चाहिए उत्तर दक्षिण की कितनी सीटें होंगी परिसीमन के बाद, वो मैं अमेंडमेंट लिखित में देने को तैयार हूं। लेकिन जब अमित शाह ने यह कहा कि मैं लिखित में देने को तैयार हूं, तब विपक्ष की ओर से सन्नाटा था। लेकिन जब यह विधेयक गिरा, महिला आरक्षण लटक गया, तो विपक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई जा रही थी। चलिए आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ 5 मेहमान आज इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ नेहा जोशी जी जुड़ चुकी हैं। नेहा जोशी जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जो है डॉक्टर पूजा मिश्रा जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ जो है राहुल लाल जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर शोभा विजेंद्र हैं, एनसीडब्ल्यू की एडवाइजरी कमेटी की सदस्य हैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र। और मेरे साथ प्रभात त्रिपाठी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूँ 1.5 मिनट में नेहा जोशी जी और डॉक्टर पूजा मिश्रा दोनों को 1.5 मिनट दूंगा अपनी बात रखने के लिए। उसके बाद आज की इस डिबेट को शुरू करूंगा। नेहा जी माफ कीजिएगा, मैं शुरुआत डॉक्टर पूजा मिश्रा आपसे करना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद आपके पीछे पोस्टर लगा है, आज खुश तो बहुत होंगी आप, महिला आरक्षण लटक गया। अशोक जी, आपको तो पहले नमस्कार। और आप कह रहे हैं कि खुश तो बहुत होंगे, महिला आरक्षण लटक गया। ये मुझे लगता है कि भाजपा वालों से पूछना चाहिए कि वो कितने खुश हो रखे हैं, क्योंकि उनका मोनोपोली यही हो रखा हुआ था कि वुमेन रिजर्वेशन को लागू नहीं करना है। वरना 2023 को जो बिल पास हो गया, अभी आपने भी कहा कि बिल जो है लटक गया, भटक गया, तो बिल तो पास हो रखा होता, राष्ट्रपति जी ने उसमें साइन भी कर दिया हुआ था, पर भाजपा सरकार ने इस डायरेक्शन में काम ही नहीं किया कि बिल को लागू कैसे किया जाए। और अभी जब वर्तमान में डिस्कशन चल रहा था, तब भी सारी बातें मुंह से कही जा रही थी। संविधान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं की जाएंगी, सेंसस नहीं किया जाएगा, डिलिमिटेशन, कोई 50% रूल लेकर के आए हुए, खुद से बनाया हुआ कोई फॉर्मूला लेकर के आए हैं, कह रहे हैं लॉ मिनिस्ट्री ने बना रखी है फॉर्मूला। उसके बाद में हमारे गृह मंत्री महोदय कह रहे हैं जो चीजें लॉ बिल में मेंशन होनी चाहिए उस पर डिस्कशन नहीं हुआ होता। आपने ना तो विपक्ष से कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई हुई थी। आप अगर महिला आरक्षण देना चाह रहे होते तो आज सदन में 181 महिला होती। अगर आपकी मंशा होती महिला आरक्षण देने की, तो आज जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं वहां पर आपने 33% टिकट दे दिए होते। क्योंकि गृह मंत्री महोदय जी ने तो कहा था ना कि आपको जितनी मर्जी हो, जिसको चाहे उसको टिकट दे दिया जाए। फिर तो डिस्कशन की बात ही खत्म हो जा रही होती है, जिसको जहां जितनी मर्जी करे उसका देता चला जाए। जब लॉ की बात होती है तो लॉ में जो कमियां हैं उस पर भी बात की जाएगी। और हम किसी ऐसे लॉ का समर्थन नहीं करेंगे जहां पर आप ओबीसी और माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे।
हम कोटा विद इन कोटा की बात 1996 में भी करते थे और कोटा विद इन कोटा की बात हम आज भी करते हैं और कोई नई बात नहीं है अशोक जी। आपको पता है कि आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। बिल्कुल सही कहा नेहा जी ने। कोटा विद इन कोटा की बात समाजवादी पार्टी 1996 में भी करती थी और कोटा विद इन कोटा का शर्त लगाकर 1996 में भी समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जो कागज थे, जो विधेयक था महिला आरक्षण का, उसकी पर्चियां फाड़ के चिंदी चिंदी करके लोकसभा में उड़ा दी थी। और जो है कांग्रेस उसकी सहयोगी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस को नहीं बढ़ने दिया, या कांग्रेस समाजवादी पार्टी की आड़ में छिपी, मैं नहीं जानता। लेकिन 1996 में भी उनका वही मत था कि कोटा विद इन कोटा चाहिए, महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे तब तक हम नहीं पास करेंगे। आज भी समाजवादी पार्टी का रुख वही है। इस बात के लिए तो समाजवादी पार्टी की तारीफ करनी चाहिए कि अपने रुख से टस से मस नहीं हुई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, दो चीजें, फिर उसके बाद नेहा जी रिस्पॉन्ड करेंगी। देखिए, पहली बात जो आपने कहा ना डॉक्टर पूजा, आपने ये कहा कि ये कहां से फॉर्मूला ले आए। अभी अगर आप चाहें तो मैं उदयनिधि स्टालिन के बेटे हैं, उनका एक पूरा बाइट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और ये बाइट उनका 1.5 हफ्ते पहले का है। वो कह रहे थे तमिलनाडु को जब तक 49 सीटें नहीं मिलेंगी हम नहीं मानेंगे, और गृह मंत्री ने जो फॉर्मूला दिया उसमें तमिलनाडु को 49 सीटें थीं, लेकिन उस फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया। तो मंशा कुछ और थी। स्टालिन ट्वीट करते हैं कि तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया। ये क्या तमिलनाडु और दिल्ली के बीच मुकाबला है? ये भारत को बांटने की लड़ाई है कि तमिलनाडु वर्सेस दिल्ली की लड़ाई है? नहीं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर पूजा, क्योंकि आपने एक बात जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात है। महिला आरक्षण बिल जो है वो पारित हो चुका है 2023 में, लेकिन उसमें साफ लिखा है कि बिना जनगणना के, बिना डिलिमिटेशन के ये लागू नहीं हो सकता। तो अभी इंतजार कीजिए 2034 का, 2036 का, 2040 का, 2050 का इंतजार कीजिए। जैसे लटकाया भटकाया है, एक बार और लटकाया भटकाया जाएगा। मैं आपको मौका दूंगा, रुकिए मौका दूंगा, अभी और मेहमान है। रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं नेहा जी, सबसे पहली बात, वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भाई जो अभी जो है, जो संख्या है, उसी संख्या में लागू कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 543 में 33% दे दीजिए। धन्यवाद अशोक जी। नमस्कार सभी मेहमानों को भी। अशोक जी, आज संसद में महिला आरक्षण लागू करने के लिए जो जरूरी बिल था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो बिल नहीं गिरा है, बल्कि 71 करोड़ भारत की महिलाओं का विश्वास गिरा है उन पार्टियों से जो उनको भीड़ के जैसे ट्रीट करती हैं, उनके वोट चाहती हैं, उनका सपोर्ट चाहती हैं, लेकिन सत्ता में जब उनको हिस्सा देने की बात आती है तो वो पीछे हट जाती है। राजनीति इतनी भारी थी अशोक जी आज संसद के अंदर कि वहां महिलाओं के मुद्दे, उनकी आकांक्षाएं, उनकी अपेक्षाएं वो कहीं सुनाई नहीं दी। आज केवल विपक्ष की वो जो टेबल पीटने की आवाज थी वो भारत की कोने कोने में बैठी हुई आज उन महिलाओं ने सुनी। और अब जो बात आपने कही कि अब क्या होगा, जो विपक्ष किस लिए टेबल पीट रहा था, किसकी खुशी मना रहा था, पूजा मिश्रा जी एक महिला है, राजनेता है, मुझे आशा है कि उनकी भी अपेक्षा होगी चुनाव लड़ने की और आशा करती हूँ उनकी पार्टी उनको टिकट देगी। तो अब क्या होगा, ये जब संसद में ये बिल पारित नहीं हो पाए, अब क्या होगा? अब 2029 में जब चुनाव होगा तो लाजमी है कि महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि आर्टिकल 334A जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि डिलिमिटेशन होने के बाद ही हमारा ये महिला आरक्षण लागू होगा। डिलिमिटेशन कब होगा? जब सेंसस कंप्लीट होगा। सेंसस कंप्लीट करने के बाद डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी प्रक्रिया है। अमित शाह जी ने बहुत डिटेल में बताया कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वहां पर हियरिंग करनी पड़ती है, उस आधार पर ये डिलिमिटेशन होगा। तो जो कह रहे थे संसद की फ्लोर पर खड़े होकर, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा कि 543 पर क्यों नहीं लागू कर सकते, वो दुष्टता कर रहे थे। या तो वो कानून नहीं जानते, अब संसद में बैठे तो ये तो नहीं मान सकते हम कि कानून नहीं जानते होंगे, तो वो दुष्टता कर रहे थे, वो मिसलीड कर रहे थे, वो महिलाओं को बैठाने की, झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि 543 से सीटों पर रिजर्वेशन लागू हो ही नहीं सकता। ये संविधान ने इसको इम्पॉसिबल कर दिया है। ओके, तो 543 पे तो लागू हो नहीं सकता, ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि डिलिमिटेशन उसमें लिखा है, डिलिमिटेशन के बाद ही होगा। आपने कहा कि डॉक्टर पूजा मिश्रा को भी जो है चुनाव लड़ने का, भाई देखिए डॉक्टर पूजा मिश्रा बहुत प्रखर प्रवक्ता है और मैं तो दिल से चाहता हूँ, मेरी मेहमान है, मैं तो दिल से चाहता हूँ उनको टिकट मिले, लेकिन डॉक्टर पूजा मिश्रा ना तो पीडीए के फॉर्मूले में फिट बैठती हैं, ना यादव परिवार में आती हैं, तो उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे तो यही है श्रीवास्तव जी, लेकिन महिला किसी के फॉर्मूले में फिट नहीं बैठती। लेकिन डॉक्टर पूजा मिश्रा जी तो बहुत सारे फॉर्मूले आने लगते हैं। जी बोलिए। वो डॉक्टर पूजा मिश्रा, देखिए बड़ी बात जो है वो कह रही है कि भाई ये तो डिलिमिटेशन के बाद ही हो सकता है ना, इसीलिए एक फार्मूला सुझाया गया था। और एक मिनट मैं मेरा पूरा सवाल हो जाए। और जो फार्मूले मांगे गए थे, मैंने अभी डीएमके का उदाहरण दिया,
सब राज्यों को उसी हिसाब से जो है अनुपात में दी जा रही थी सीटें। होम मिनिस्टर ने कहा मैं लिखित दे रहा हूं, 1 घंटा दीजिए मैं लिखकर, उसके बावजूद ये कब कहा होम मिनिस्टर जी ने, कब कहा? जब आज तक कहा जो ना, है जब शाम को 6 बजे मैं भी सदन गई, हाँ बिल्कुल ठीक है, शाम को 6 बजे जब गृह मंत्री महोदय जी खड़े हुए थे और ये 50% का फॉर्मूला बता रहे थे कि कैसे 100 गिनेंगे, फिर 50 जोड़ेंगे, फिर 33% निकालेंगे, फिर 33% को जोड़ेंगे, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि बिल में लिखित रहेगा ये? अरे उन्होंने कहा तो आज उन्होंने कहा एक, अरे उन्होंने सुनिए एक मिनट, उन्होंने कहा एक मिनट आपको एक चीज मैं कर दूं। देखिए कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये इसी तरह का होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, वादा कर रहा हूं। होम मिनिस्टर ने कहा था कि भैया मैं जबान दे रहा हूं। आज होम मिनिस्टर ने कहा मैं रिटर्न में देने को तैयार हूं, 1 घंटा दीजिए, अभी उसको लेकर एक और संशोधन वो तैयार कर लेते हैं। तो लिखित में देने की बात तो कही थी ना अशोक जी। और एक बात जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता विदाउट डिलिमिटेशन आप जो है वोमेन जो रिजर्वेशन बिल है उसको लागू कर दिया जाए। वही कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आप अमेंडमेंट लेकर के आ रहे थे, वो अमेंडमेंट यही आ रहे थे कि सेंसस के बिना, जो भी सेंसस होना चाहिए उसके बिना आप डिलिमिटेशन लागू करेंगे। तो ये अमेंडमेंट आप कर सकते हैं क्योंकि वो आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग है, पर आप ये अमेंडमेंट नहीं कर सकते जब आप जो है संविधान के अकॉर्डिंग आपको करना ही नहीं है जो पहले से मेंशन है। आप उसको जो है सेंसस को डिलिमिटेशन से डिटैच कर दे रहे हैं, पर आप जो है ये डिटैच नहीं कर सकते कि विदाउट डिलिमिटेशन आप जो है वोमेन रिजर्वेशन लागू कर दे। जब आप सेंसस से डिलिमिटेशन को डिटैच कर रहे हैं तो उसी तरीके से डिलिमिटेशन से सेंसस को, सॉरी, वोमेन रिजर्वेशन को डिटैच कर दीजिए। आपने क्यों दोनों को इंटैक्ट करके रख दिया? मैं नहीं जानती कि पूजा जी किस क्षेत्र से आती है। मैं टिहरी लोकसभा क्षेत्र में रहती हूँ, 14 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में आती हूँ। जी जी, तो टिहरी लोकसभा क्षेत्र में आती हूँ, 14 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं अशोक जी। बहुत ज्योग्राफिकली बहुत जैसे कहते हैं कि विषम, इसमें देहरादून शहर भी आता है और उत्तरकाशी टिहरी जिले भी आते हैं। अब आप सोचिए कि 2026 के पॉपुलेशन के आधार पर किसी भी सांसद के लिए, आज संसद में बहुत अच्छे से गृह मंत्री जी ने इसको एक्सप्लेन किया कि किसी भी सांसद के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स तक पहुंचना और इंश्योर करना कि जिस लिए उनको संसद पहुंचाया गया है वो इंटरेस्ट को वो सही से रिप्रेजेंट कर सके, उसके लिए जरूरी है कि हमारी पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाई जाएं। पार्लियामेंट की सीटें कैसे बढ़ाई जाएं? ये हमारा आर्टिकल 81 कहता है कि संसद की सीटें अभी 550 मैक्सिमम और 543 वर्किंग पे फिक्स्ड है। आर्टिकल 81(2) कहता है कि पॉपुलेशन ऑफ सीट्स जो है वो प्रोपोर्शन सेम रहना चाहिए अगर सीटें बढ़े, और आर्टिकल 82 कहता है कि मैंडेट्स रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच स्टेट एज पर द लेटेस्ट सेंसस व्हिच विल बी द सेंसस ऑफ 2026, जिसमें फिर सवाल आने लगे कि अगर ऐसा होता है तो साउथ के हमारे जो स्टेट्स हैं जिसके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया गया, 71 के ही फॉर्मूले पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट हर्ट होंगे, उसका भी जवाब सरकार ने दे दिया। तो अशोक जी, सवाल जितने आए उनके जवाब सरकार ने बहुत डिटेल में, लेकिन जब अशोक जी कोई भी निर्णय जब संसद के अंदर लिया जाता है, एक करके पूजा जी उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज जी, आपको मौका देंगे। अशोक जी, जब भी कोई निर्णय हमारे संसद में लिया जाता है तो निर्णय के साथ साथ जो नियत होती है वो भी देखी जाती है। तो शुरू से जो महिला आरक्षण के ऊपर उसको लागू करने ऊपर जो विपक्ष की नियत है वो नियत ही ठीक नहीं थी। पहले दिन से ये कह रहे थे आज लागू कर दो, जबकि इनको पता था कि लागू नहीं किया जा सकता है, और अब जब लागू करने के लिए ग्राउंड्स क्रिएट करने गए तब इन्होंने उस बिल को वहां धराशायी कर दिया। तो आप बताइए ना, इनकी नियत तो बिल्कुल साफ है देश की महिलाओं के सामने। ओके पूजा जी 30 सेकंड, फिर मैं राहुल लाल जी और शोभा जी के पास जाऊंगा। जी अशोक जी, सेम गोज विद द बीजेपी एज वेल। जो तर्क वो दे रही हैं कि हमारी नियत ही नहीं थी और हम तुरंत लागू हो जाए, हमको पता होता तुरंत लागू नहीं हो सकता। वैसे भाजपा को पता था कि 2/3 आपको चाहिए होगा मेजोरिटी, तब जाकर के ये अमेंडमेंट हो सकता है। और जब आप डिलिमिटेशन के साथ में लिंक करेंगे तो अपोजिशन इस चीज को एग्री नहीं कर रहा है। नहीं पूजा जी, पूजा जी आपने नियत की, एक मिनट सुनिए ना पूजा जी, नियत की बात करी तो मैं नियत बता देता हूं भाई, आपकी नियत पे किस तरह के सवाल उठ सकते हैं। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वो पार्टी जो कह रही है मुस्लिम आरक्षण, मेरे पास सरदार पटेल का ये कोट है, ठीक है, वो सरदार पटेल जिन्होंने भारत को एकजुट करा था, ठीक है ना, आजादी के बाद। सरदार पटेल जब ये जो अब संविधान लागू हो रहा था तो अब भी इसमें मुस्लिम आरक्षण की बात की गई थी।
तब संविधान पटेल ने कहा था, दोज हु वांट दैट काइंड ऑफ थिंग हैव ए प्लेस इन पाकिस्तान। अब मैं कहूंगा तो फिर मुझे लोग कहेंगे कि मैं कौन होता हूं किसी को अरे सुनिए तो सही मेरी बात, अरे पूजा जी सुनिए तो सही, सरदार पटेल को कोट कर रहा हूं, सरदार पटेल पे गुस्सा मत होइए पूजा जी। सरदार पटेल पे गुस्सा नहीं हो रही, पूजा जी सरदार पटेल पे गुस्सा मत होइए। पूजा जी रुकिए भाई, रुकिए, ऐसे नहीं। अब भाई सरदार पटेल की बात आएगी और किसी की बात नहीं आएगी। आवाज बंद कीजिए। सरदार पटेल की बात आएगी और किसी की बात नहीं आएगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सरदार पटेल ने कहा कि जो लोग मुस्लिम आरक्षण चाहते हैं ना, उनकी जगह जो अब पाकिस्तान में है। Here we are building a nation and we are laying the foundation of one nation, and those who choose to divide again and sow the seeds of disruption will have no place, no quarter here, and I must say that plainly enough. मैं कहता हूं बहुत है, काफ हो, बहुत हो, enough is enough। जिनको चाहिए कोटा विद इन कोटा, जिनको चाहिए मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण कोटा में, वो सरदार पटेल के चश्मे से उन्होंने साफ कह दिया था उनकी जगह पाकिस्तान में। ये मैं नहीं कह रहा। अशोक जी, मैं बीच में बोलना चाहती हूँ, आप तो समय देंगे नहीं, पर मैं इसमें एक बात पटेल जी के बात के साथ ही मैं एक बात करना चाहती हूँ कि सारे लोग, हम सब लोग जिस चीज से बंधे हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत साफ तौर पर है कि हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का इस देश में आरक्षण धर्म पे नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे कैसे लोग बैठे हुए हैं जो बात सीधे धर्म पर लेकर आते हैं। उनका तो स्थान पार्लियामेंट में होना ही नहीं चाहिए। पहली बात, मैं दोनों को सुन रही थी और मैं सच आज दिल से बहुत दुखी हूँ। मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करती हूँ, NCW के अंदर जो है एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हूँ, और महिलाओं को बहुत पास से देखती हूँ। देश की 50% बहनें, चाहे वो खेतों और खलिहानों में काम करती हैं, चाहे वो फैक्ट्री में है, चाहे वो घरों में रहने वाली है, सब आज बहुत आशा से देख रही थी। और इन अपोजिशन पार्टीज़ ने केवल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, उनको डर हो गया कि किसी तरह मोदी जी जो है वो महिलाओं के मसीहा ना बन जाए। क्या वेस्टेड इंटरेस्ट क्या हो सकता है उनका? ये बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि मोदी जी कहीं मसीहा ना हो जाए, कहीं ये जो महिला आरक्षण है ये मोदी जी की सरकार और मोदी जी ना पास कर दें। केवल मोदी जी को सामने टारगेट करके इन्होंने महिलाओं के साथ इतना अपवित्र ये जो काम किया है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2019 के अंदर महिलाओं ने पुरुषों के बराबर वोट दिए हैं। अब वो जमाना नहीं है कि महिला अपने पति से पूछती है या पिता से पूछती है या पुत्र से पूछती है, बल्कि ऐसा भी देखा गया है कि पति कहीं और वोट दे रहा है और महिला कहीं और वोट देने जाती है। 2019 में हम बराबरी पर आ गए थे, और आप महिला जो है सोच समझ कर वोट देगी। उसको समझ में आ गया है कि 27 सालों के अंदर 7 प्रधानमंत्री बदले, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बिल लेकर आए। और बिल को जब एक्ट बनना होता है तो उसके अंदर कुछ संशोधन करने पड़ते हैं। ये जो अजीब सी बात हो रही है, पढ़े लिखे लोग भी बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं कि इसके अंदर डिलिमिटेशन क्यों ज़रूरी थी, इसके अंदर सेंसस क्यों ज़रूरी था। कोई बेस ईयर तो रखना ही पड़ता है ना किसी के लिए। जब हमारा 2021 में जो हमारा सेंसस होना था, कोरोना की वजह से जो एक महामारी आई उसकी वजह से वो नहीं हो पाया। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जब नेचुरल कोर्स में भी सेंसस होता है 10 साल के लिए होता है, तो 5 से साल तो उसको लग ही जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश है। और उस जिस 2011 की बात हो रही है, उस 2011 के अंदर किसकी सरकार थी? उसके अंदर कांग्रेस की सरकार थी। अरे ओबीसी की जनगणना करनी थी, उस समय क्यों नहीं करी? और उस समय अगर करी थी तो छुपाई क्यों गई? उस समय आपने कुछ भी क्यों नहीं करा? आज 2023 के अंदर इतनी अच्छी मंशा के साथ कि हमारी बहनें देश की पार्लियामेंट में बैठें, देश की विधानसभा में बैठें, और कोई माँ जब पूछे अपनी बेटी से कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो वो केवल ये ना कहे कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नहीं माँ, मैं विधायिका भी बनना चाहती हूँ, मैं लोकसभा के अंदर भी नेतृत्व करना चाहती हूँ। इस प्रकार की मंशा के साथ इस 21वीं शताब्दी के ओर हम आगे बढ़ रहे थे। हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और इन उन लोगों ने जिस तरीके से ये उद्घोष किया, ये जयनाद किया कि सारी महिलाओं को उनकी आंखें उन्होंने नीची कर दी। मैं तो कल प्रधानमंत्री जी को जब सुन रही थी तो मुझे अपने पिता की तरह बात याद आ रही थी कि और क्या वास्ता दें किसी हिंदुस्तानी के ज़मीर को जगाने के लिए, उसकी आत्मा को जगाने के लिए। और इससे ज़्यादा बात क्या कहें कि जब आप वोट दें
तो अपनी माँ को देखें, अपनी बहन को देखें। इतनी शायद- भावुक बात भी प्रधानमंत्री जी ने कही। पर पर वही है ना, नहीं, मैं एक बात कहूं, जो आप कह रही है ना, हो सकता है जिन लोगों ने इस विधेयक के खिलाफ वोट दिया उन्होंने अपनी माँ और बहनों का चेहरा देखकर ही विरोध में वोट दिया हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके घर की महिलाएं, बेटियां घर से निकलें, आगे बढ़ें। क्योंकि उनको तो, मैं आज कहना नहीं चाहता लेकिन मुझे याद आ गया, मुझे आज सुबह किसी एक राजनीतिक विश्लेषक ने एक टिप्पणी भेजी और उसने लिखा कि भाई महिलाओं को आरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि गांधी परिवार में भी बेटी को टिकट मिले उसके लिए भाई को सीट छोड़नी पड़ी। बेटी को टिकट मिले उसको पहले भाई के राजनीति में आने के बाद 2 दशक तक इंतजार करना पड़ा, उसके बाद जब भाई ने सीट छोड़ी तब बहन को सीट मिली है। तो भाई जब गांधी परिवार में आरक्षण महिलाओं को चाहिए तो बाकी तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। मैं एक मिनट राहुल लाल जी को ले लो, फिर मैं आपके पास आऊंगा। राहुल लाल, देखिए कांग्रेस चाहती नहीं, सच बात तो ये है, आरोप ये लग रहे हैं कांग्रेस पहले रीजनल पार्टियों के पीछे छुप जाती थी, आज उसके पास मौका था, आज अब तक वो सबके पीछे छुपकर रोकती थी, आज उसने फ्रंट से बढ़ करके रोका, सब पार्टियों को एकजुट करके मोदी को रोकना था। बोलिए अशोक जी, पुराने आंकड़ों से नए इतिहास लिखने की परंपरा तो हमने कभी नहीं देखी है। हमें नहीं लगता कि पुराने आंकड़ों से नए इतिहास लिखी जाती है। अब हम लोग 2026 में और 2011 के जनगणना के आधार पर जो है कि नए इतिहास लिखे, जबकि वर्तमान जनगणना चल रही है। नंबर 1। नंबर 2, मैं मानता हूं 17 अप्रैल 2026 विपक्ष ने जब 2024 में कहा था कि हम 400 पार का आंकड़ा मत दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी को, संविधान के ऊपर हमला होगा, और आज विपक्ष ने साबित कर दिया कि उन्होंने संविधान के ऊपर, संघीय ढांचे के ऊपर जो तमाम हमले करने की कोशिश हो रही थी महिला आरक्षण के आड़ में, उसको विफल घोषित कर दिया। और ऐसे इस दृष्टि से 17 अप्रैल 2026 एक बड़ी ऐतिहासिक दिन है। महिलाओं को लेके विपक्ष की परेशानी होती, एक मिनट रिबटल करने का मौका दूंगा, उनकी बात एक बार आ जाए। हाँ राहुल, मैं कह रहा हूं कि देखिए, विपक्ष को कहा जा रहा है कि विपक्ष महिला विरोधी। अरे ये विपक्ष अगर महिला विरोधी था तो 2023 में इस विपक्ष ने क्यों समर्थन किया? 415 सीटों थी लोकसभा में, उसमें आपको समर्थन प्राप्त हुआ। राज्यसभा में भी एक भी वोट, 0 में आपके एक भी वोट नहीं पड़े राज्यसभा में, केवल लोकसभा में 2 वोट किसी निर्दलीय ने जो है कि 0 वोट दिए। वहां पे स्पष्ट है कि सरकार यू टर्न ले रही है। अरे आपको उस समय नहीं पता था 2023 में कि बहुत लंबा समय लगेगा? आप जनगणना के लिए उसी में आप कर देते कि हम 2011 के आधार पर ही करेंगे और उसके बाद आगे के प्रोसेस को चलाएंगे। ये समझने के लिए आपको 3 वर्ष का समय लग गया, और दोष लगा दीजिए विपक्ष के ऊपर। ये चीजें नहीं चलेंगी। ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि संविधान के ऊपर जो बड़ा सा हमला होने वाला था उससे सुरक्षित किया गया। जनता ने बिल्कुल सही काम किया। ओके नेहा जी, रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। संघीय ढांचा और संविधान पर हमला है। नहीं, पहले तो संघीय ढांचा और संविधान पे हमला कैसे हुआ, राहुल जी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बड़ी बड़ी शब्द उन्होंने इधर उधर फेंक दिए, लेकिन कैसे हमला था। अब मैं इस बात पे आऊंगी कि ये बिल तो अब धराशायी हो गया सदन में, ये बिल पारित नहीं हुआ, तो अब होगा क्या? अब डिलिमिटेशन जो होगा, जब हमारी 2027 की सेंस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। टोटल सीट्स जो होंगी अब 543 ही रहेंगी। अब ये सीट्स नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि जो अमेंडमेंट था जो इन सीटों को बढ़ाने वाला था वो तो आज हम पास नहीं करा पाए। जो सीट एलोकेशन जो था, अब अशोक जी ये ध्यान देने वाली बात है, जो सीट एलोकेशन था वो अब 2027 की जनगणना के आधार पर ही होगा, क्योंकि जो 50% फॉर्मूला जो सरकार लेकर आई थी वो भी आज संसद में पारित नहीं हो पाया है। तो आप बताइए, जिस न्याय की ये बात कर रहे थे, महिलाओं के साथ तो इन्होंने अन्याय किया ही, लेकिन जो हमारे दक्षिण भारत के स्टेट्स थे जिनके साथ न्याय करने का प्रयास सरकार कर रही थी, उनके साथ भी अन्याय किया है। तो दक्षिण भारत के स्टेट्स के साथ अन्याय इन्होंने कर दिया है, और महिलाओं को तो इतना बड़ा धोखा इन्होंने आज दिया है। नेहा जी, तो आप बताइए, 2023 का संविधान संशोधन एक्टिव है। नेहा जी, 2023 का संविधान एक्टिव है। आप बताइए फेडरल स्ट्रक्चर जो था कैसे वो हर्ट हो रहा था। अब आप मुझे बिल्कुल नुआंस्ड आर्गुमेंट देके स्पेसिफिक बताइएगा कैसे फेडरल स्ट्रक्चर। चलिए पहले इस पर आ जाते हैं। राहुल लाल जी, 2023 के ऊपर मैं 1 मिनट आना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले आप स्पेसिफिकली ये पिन पॉइंट बताइए, संघीय ढांचे पे हमला कैसे था? अब मैं आता हूं, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। बताइए कि पूरे राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़नी थी, लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़नी थी। क्या तमाम राज्य सरकारों से कोई संपर्क संवाद स्थापित करने का प्रयास किया गया? कहा गया कि प्रधानमंत्री जी सदन में आके गारंटी दे रहे हैं, अचानक से अमित शाह जी जो है कि शाम 6 बजे आके प्रकट हो रहे हैं।
अशोक जी, अगर अमित शाह जी वो संशोधन ला भी देते तो वो असंवैधानिक होता। कैसे होता? अनुच्छेद 81 को देख लीजिए और अनुच्छेद 82, 82, 81 और 82 को देख लीजिए। वो सीधे कह रहा है कि अगर आपको सीटों की संख्या बढ़ानी है तो वो फिर आपको जाना पड़ेगा जनसंख्या सेंसस के आंकड़ों के आधार पर ही करना पड़ेगा। वो इस आधार पर नहीं चलेगा कि नहीं 50% समानुपातिक दर से ही बढ़ेगा, आप बोल दीजिए और उसी के आधार पर हो गया। वो सीधे सीधे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 का उल्लंघन हो जाता। अगर संसद पारित भी कर देती कोई व्यक्ति अगर बोल जाता। ओके, नया जी रिस्पॉन्ड करे, चलिए। अरे अशोक जी, जिस संविधान के आर्टिकल 82 की ये बात कर रहे हैं, जो ये मैंडेट करता है, उसको तो अमेंड करने की यहाँ बात हो रही थी। तो संविधान का उल्लंघन कहां से हो रहा था? उसको अमेंड किया जा रहा था बाकायदा और सबकी सहमति उसमें ली जा रही थी। संसद के फ्लोर पर मैं वही तो बताना चाह रहा हूं। एक राहुल लाल, और संसद के फ्लोर पे हर बात जो कही जाती है वो ऑन रिकॉर्ड जाती है। अब आपके पार्टी के नेता तो इररिस्पॉन्सिबल बातें करते हैं, उनको रिकॉर्ड से हटाना पड़ता है, जैसे आज भी उन्होंने संसद में की। उन्होंने आज देश की महिलाओं का संसद के अंदर खड़े होकर मजाक उड़ाया, देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया जब वो कोशिश कर रहे थे महिलाओं को उनका अधिकार देने का। तो आपके पार्टी के नेता गैर जिम्मेदार बातें वहां करते हैं, लेकिन जब कोई जिम्मेदार नेता संसद के अंदर बात करता है तो वो रिकॉर्ड में दर्ज होती है, कोई वो हवा में की गई बातें नहीं होती। ओके, मैं एक बात रख दूं। हाँ, शोभा जी आ रहा हूं, एक मिनट, एक बात रख के फिर मैं शोभा जी और प्रभात जी के पास आऊंगा। देखिए क्या है, 2023 की बात कर रहा हूं, मैं सुन रहा था पूरे विपक्ष में कह रहे थे 2023 में तो हमने समर्थन किया था, 2023 में हमने समर्थन किया था। अब 2023 के आंकड़े किसी ने देखे कि 2023 के आंकड़े क्या थे? और क्या 2023 में विपक्षी पार्टियों के पास कोई विकल्प था समर्थन ना करने का? मैं आंकड़े बता दूं, 2023 में बीजेपी अकेले, बीजेपी के पास 303 सांसद थे, 303 सांसद अकेले बीजेपी के थे। और अगर आप एनडीए की बात करेंगे, एनडीए के पास 353 सांसद थे, यानी एनडीए को 2/3 बहुमत के लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 8 या 10 अतिरिक्त सांसदों की जरूरत पड़ती। और ये सांसद जो कहां से आते, इसमें जो है टीआरएस के 9 सांसद थे, इसमें वाईएसआर के 19 सांसद थे। तो इसमें सरकार के लिए दरअसल 2019 के बाद जो 2023 की बात होती है, 2023 में सरकार के लिए इसको पास करवाना बड़ा आसान था। और विपक्ष के पास चारा ही नहीं था। विपक्ष अगर इसका विरोध करता तो साफ तौर पर धराशायी। एक मिनट, आपने धन्यवाद कि आपने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया। आपने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया। रुकिए राहुल लाल, एक मिनट रुकिए। ये मैंने अंक गणित जो था उससे बड़ा साफ है कि उस समय विपक्ष के पास कोई चारा नहीं था। वो अगर पूरे घोड़े दौड़ा देता तब भी सरकार इसको पारित करा ले जाती, और सरकार ने पारित कराया और तब सबने हाथ उठा के क्रेडिट ले लिया। अरे क्रेडिट लेना था आज भी ले लेते ना। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, मैं शोभा जी और प्रभात जी आपके पास आता हूं। देखिए क्या आपने कहा कि इससे, शोभा जी आपने कहा कि इससे महिलाओं, इससे जो है ये इनको उल्टा पड़ने वाला, मतलब क्या विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि ये जो है अब महिलाओं के वोट जो है जाना चुनाव में, महिलाओं से वोट मांगना तो उल्टा पड़ेगा भाई। आपने अपनी तस्वीर बना ली महिला विरोधी की, क्या इस बात की चिंता विपक्ष को नहीं होगी? देखिए ये तो बिल्कुल विपक्ष को समझना ही चाहिए और ऐसा होगा भी। और इन्होंने पहले भी तो ऐसा किया। मैंने आपको बताया ना कि 27 साल के अंदर 7 प्रधानमंत्री रहे और 2011 के बाद इन्होंने कोई जनसंख्या ओबीसी की और घोषित नहीं करी। इन्होंने जो जो काम किए उसका प्रतिफल इनको मिल रहा है और आगे मिलेगा। मैं तो इनको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने इस बिल के साथ महिलाओं के साथ जो अन्याय किया है उसका खामियाजा तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन देश ने जो ये देखा कि अपोजिशन पार्टीज देश हित की बात नहीं करती हैं। मैं इसको देश हित की बात क्यों कहती हूँ? मैं इसलिए कहती हूँ कि जब मैं 50% माँ की बात करती हूँ, जब मैं 50% उस जगन माता की बात करती हूँ, मैं मातृभूमि की बात करती हूँ और अपने घर की माँ बहनों की बात करती हूँ, उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करती हूँ, उनके साथ इतना बड़ा धोखा करना क्या ये राष्ट्र विरोधी नहीं है? आज जब मैंने राहुल का भाषण सुना, राहुल गांधी का, मुझे देखकर इतना दुख हुआ कि महिलाओं के विषय में लेकर, अपने देश के प्रधानमंत्री को लेकर किस तरीके से मखौल उड़ा रहे थे। उनको तो मुझे, मेरे हिसाब से तो ऐसे व्यक्ति को तो संसद में होने का हक ही नहीं है। वो एलओपी बने हुए हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी पैट्रियार्की तो इनकी पार्टी के अंदर चल रही है। आप देखिए ना,
कम से कम प्रियंका गांधी ने कल जो भाषण दिया उसमें कोई तंत्र तो था, कुछ लॉजिक तो था, वो बोल रही थी, वो ठीक तो बोल रही थी, लेकिन उसके बाद भी उनको वायनाड से जाके इलेक्शन लड़ना पड़ता है। यूपी में उनको जगह नहीं दी जाती। अपने पुत्र के प्रेम के अंदर प्रियंका के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप अपनी पार्टी के अंदर देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर इनकी जो पूरी मंशा है, इनकी जो पूरी मंशा है उसके अंदर कभी माइनॉरिटी घुसाते हैं, कभी ओबीसी घुसाते हैं। प्रभात त्रिपाठी, मैं प्रभात त्रिपाठी, प्रभात जी एक मिनट राहुल लाल रुकिएगा। प्रभात जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए ये पूरा का पूरा अब तो विधेयक तो गिर गया, अब शुरू होगी यहाँ से नैरेटिव की लड़ाई। एक नैरेटिव जो राहुल गांधी और विपक्ष बना रहा है कि संविधान पर, संघीय ढांचे पर हमला था और इसीलिए हमने जो है संविधान बचा लिया, संघीय ढांचे को बचा लिया। एक नैरेटिव ये है कि भाई ये पूरा विपक्ष जो है महिला विरोधी। क्या नैरेटिव अब कैसे ये जो है लड़ा जाएगा ये लड़ाई? देखिए अशोक जी, राजनीति में हमेशा ये जो हार जीत की बात होती है कि आज ये बिल जो है गिर गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा हार गई। मैं तो कहता हूँ विपक्ष हार गया। आज जिस तरीके से ये पूरे देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद अगर एक कोई नई सोच के साथ, मैं कहता हूँ 21वीं सदी की जब हम बात करते हैं, जब हम 2047 की बात करते हैं, तो हम नई सोच के साथ जाएंगे आगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ 50% महिलाओं की बात जब आती है आधी आबादी की, तो ये विपक्ष पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। आज जिस तरीके से वो एक संसद के अंदर एक हरकत हुई, जिस तरीके से एक देश के लगातार ये कई बार ये हरकत हुई कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो एक कहानी लेके आते हैं, बात यहाँ आधी आबादी की हो रही है, वो एक कहानी सुनाते हैं और इस तरीके के नैरेटिव करते हैं। आपने जो सवाल किया हार और जीत की बात, विपक्ष अगर ये आज खुशी मना रहा है और मेजे थपथपा रहा है कि मैं जीत गया हूं एक मोदी जी को हराने के लिए, ये मोदी जी नहीं हारे हैं, ये देश की आधी आबादी हारी है। मैं बता रहा हूँ कि इसका पॉलिटिकल क्या होगा। अरे सुनिए राहुल जी, आप सुनिए आप एक बार आप सुनना सीखिए। राहुल जी, आप कांग्रेस समर्थित एक राजनीतिक विश्लेषक के सुनना से आपके लगातार आप इस तरीके की हरकत इस देश के सामने कर रहे हैं। देश का मतदाता आज 140 करोड़ की अगर बात होती है तो आधी आबादी का भी योगदान है इस देश में, सरकार को चुनने का, प्रधानमंत्री को चुनने का, सरकार को चुनने का, मंत्री को चुनने का। आपके राहुल गांधी को भी महिलाओं ने चुना होगा, लेकिन आज जो धोखा किया है, जो खंजर धोखा है, ये बताइए नई सोच के साथ। अगर सोच हमारी अच्छी है, आप वही पुरानी कुंठित मानसिकता में चल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव पत्नी को लेकर बाहर नहीं जाते थे। मुलायम सिंह ने कहा कि वो जिस तरीके की समाजवादी पार्टी का, लालू ने यहाँ तक कहा कि अगर ये महिला बिल पास हो जाए तो मेरी लाश से मुझे गुजरना पड़ेगा। मुलायम सिंह लगातार विरोधी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का चेहरा एक विकृत चेहरा हो गया। देखिए हार जो है ये हार महिलाओं की हार हुई है, ये हार महिलाओं की हार हुई है और विपक्ष अगर खुश हो रहा है तो उसको पॉलिटिकल नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, फिर मैं ब्रेक के बाद पूजा जी आपके पास आऊंगा। एक मिनट रुकिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद पूजा जी के पास आऊंगा। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं, देखिए 1996, 1998, 1999, 2002, 2003 6 बार कोशिश हुई और हर बार हुआ क्या, कांग्रेस जो है, कभी कांग्रेस की सरकार थी, कभी एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी तब कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, और जब कांग्रेस की अपनी सरकार थी या अपने समर्थन से चल रही थी तो कांग्रेस जो अपने सहयोगियों की आड़ में छिप गई। आज कांग्रेस ने फ्रंट से लीड किया और फ्रंट से लीड करके दिखाया कि महिला आरक्षण को तो फिलहाल लटकाना है। मैसेज साफ है, ये मैसेज देश में कितना जाएगा, क्या जाएगा, हम इंतजार करेंगे, लेकिन संविधान पर महिलाओं को हक देकर, और जो बात आप कह रहे हैं, जितनी सीटें आप मांग रहे हैं उतनी सीटें आपको देकर, कौन सा संविधान, कौन सा संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ बरगलाना है। और फिर से कह रहा हूं, आज एक एक सवाल का जवाब दिया गया, लेकिन जब कहा गया कि मैं इसमें अमेंडमेंट कर देता हूं गृह मंत्री ने, तब पूरा विपक्ष सन्नाटे में था। इसी से पता चलता है कि नैरेटिव क्या चल रहा है। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार
गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अड़ंगा लगाया और महिला आरक्षण फिर लटकाया। फिलहाल महिलाओं को 2034, 2040, 2050 कब तक इंतजार करना पड़ेगा मालूम नहीं, क्योंकि फिलहाल तो जो संशोधन ला करके 2029 से मोदी सरकार लागू करना चाहिए थी, उस संशोधन को विपक्ष ने एकजुट होकर गिरा दिया है और विपक्ष इस पर बड़ा खुश भी हो रहा है। अभी संविधान की बात चल रही थी, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं अपने मेहमानों का एक बार फिर परिचय करवा देता हूं। नेहा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जोशी जी बीजेपी से हैं, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी समर्थक हैं, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर शोभा विजयन एनसीडब्ल्यू की एडवाइजरी कमेटी की सदस्य हैं, प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। जल्दी से एक बात, उसके बाद पूजा जी आप अपनी बात रहिएगा। एक छोटा सा बात, ये जो बार बार संविधान की बात की जा रही है ना, तो इसी संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि आज बाबा साहब का जिक्र किया गया और बाबा साहब ने कहा था एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य। ये आज बाबा साहब के शब्द कोट किए गए ना। संविधान का मतलब तो ये एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य। लेकिन आज क्या है सिचुएशन? आज सिचुएशन ये है कि देश की 127 सीटें ऐसी हैं जहां 20 लाख से ज्यादा लोग सांसद को चुनते हैं। कई जगह वो 40 का आंकड़ा है और एक लोकसभा सीट और कुछ लोकसभा सीट ऐसी है जहां 60,000 और 70,000 लोग एक सांसद को चुनते हैं। क्या है बाबा साहब ने जो कहा था एक मत एक मूल्य और एक जो है व्यक्ति, क्या वो लागू हो रहा है? तो संविधान की तो हम धज्जियां उड़ा चुके हैं। ये जब हमने ये जो डिस्पैरिटी है ये सब इन सब चीजों में। डॉक्टर पूजा मिश्रा। अशोक जी, पहली बात तो ये जो बार बार ये कहा जा रहा है, ये जो है वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा कि महिला की हार होगी, तो नहीं भाई साहब, महिला की हार नहीं हुई है। महिला को जो है जब पहले रिजर्वेशन नहीं दे रखा तो तब हार हो गई थी, या पंचायती राज में जब रिजर्वेशन मिला तब हार हो गई थी, या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो बिल 2023 में पास हुआ कभी लागू ही नहीं होगा। अशोक जी भी कई बार कह रहे हैं कि 2034 में लागू होगा, 2000 पता नहीं कब लागू होगा। आप सरकार पे भरोसा नहीं करते क्या? आप इस चीज को मान के चल रहे हैं कि मुझे सरकार पे भरोसा है, लेकिन मैं विपक्ष पे भी भरोसा करता हूं। मुझे मालूम है 2034 में जब लागू होने की बारी आएगी ना, तब भी आप कोई ना कोई अड़ंगा फंसा देंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपको कोटे में कोटा चाहिए। फिर आपने जो है 2014 में क्यों नहीं बता दिया सरकार को कि आपको 2/3 ज्यादा मेजोरिटी है? अरे तो आपने 2010 में क्यों नहीं करा पूजा जी? 2010 में तो आपकी सरकार थी। अरे आप महिलाओं, पूजा जी आप महिलाओं की हितैषी थी, तो पूरी यूपीए सरकार, सुनिए ना, पूरी यूपीए सरकार को मुलायम सिंह जी अपने कंधे पर उठा के घूम रहे थे। आप लोगों ने क्यों नहीं करवा दिया? आप महिलाओं की हितैषी थे। हम कह रहे हैं कि अभी आप करिए। अरे अभी करेंगे तो फिर वही बात। अभी कैसे बिना डिलिमिटेशन के कैसे कर लेंगे? आपने अभी आपको नेहा जी ने बताया बिना डिलिमिटेशन के नहीं कर सकते। जातिगत जनगणना से भाग रहे सरकार जातिगत जनगणना से भाग रही है। सरकार आंकड़े बाहर नहीं देना चाहती है और इसीलिए बार-बार। और देखिए जातिगत जनगणना संविधान, ठीक है, बड़े-बड़े शब्द बोलने आ गए हैं, उसका मतलब नहीं पता है, सेंसस का मतलब नहीं पता है, और सेंसस के बिना, डिलिमिटेशन के बिना आप संविधान को वैसे ही खत्म कर रहे हैं। ओके, बिना सेंसस के डिलिमिटेशन कैसे होगा? बिना सेंसस के डिलिमिटेशन कैसे होगा, ये बताइए मुझे। बिना सेंसस के अच्छा सुनिए, एक मिनट पूजा जी, फिर नेहा जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सेंसस के बाद जो आज आप मुझे कह के जाइए, मैं आपकी बाइट सेव करके रखूंगा, ठीक है ना? आज मुझे कह के, डिलिमिटेशन के बाद जब सेंसस के बाद तमिलनाडु की सीटें कम, एक मिनट, जब सेंसस के बाद तमिलनाडु की सीटें कम होंगी तब तो शिकायत नहीं करेंगी ना, तब तो डीएमके को समझा लेंगी ना। सुनिए एक मिनट, ये एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है पूजा जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इसके पहले डीएमके और पूरा इंडी गठबंधन ये कह रहा था तमिलनाडु की सीटें कम हो जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे कम पैदा होते हैं, हमें सजा मिलेगी। अब जब पूरी की पूरी पॉपुलेशन, जब आपके आंकड़ा आएगा और उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ जाएंगी, है ना, और तमिलनाडु की सीटें जब घट जाएंगी, तब तो आप शिकायत नहीं करेंगी, तब आप गारंटी लीजिए कि आप स्टालिन को समझा लेंगी। बोलिए। नहीं अशोक जी, आप ये मान के चलते हैं कि आप जो है
ये अन्याय करेंगे। अरे भाई ये अन्याय करेंगे नहीं, ये डेटा है भाई। अरे भाई ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा जो नया जी दिक्कत ये है, ये डेटा है। आपके मुख्यमंत्री स्टालिन खुद कह रहे हैं भाई, आपके स्टालिन खुद कह रहे हैं, केरल और राहुल गांधी खुद कह रहे हैं भाई। अरे भाई ठीक है, हो गया, प्रोसीजर है। आपको किसी एक मिनट रुकिए भाई, बंद कीजिए। ये गारंटी, एक मिनट बंद कीजिए। ये गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि पहले कोई और बहाना था, आज कोई और बहाना है, तब कोई और बहाना होगा। और नेहा जी, ये डेटा मैं नहीं दे रहा हूं, ये डेटा स्टालिन ने दिया है, ये डेटा राहुल गांधी ने दिया है, और आज भी दिया है। आज भी उन्होंने कहा है कि दक्षिण के साथ अन्याय हो रहा है, और दक्षिण के साथ जब आपके पास जनगणना के आंकड़े होंगे ना, तब आप ये रोएंगे कि दक्षिण जो है, दक्षिण की सीटें कम कर दी। दिक्कत यही है आप लोगों के साथ, आप लोग हर बार रोने के लिए नया बहाना लेकर आते हो। जी इसलिए गारंटी नहीं दे पाएंगे कि वो एक ऐसी पार्टी की प्रवक्ता है जिनकी मानसिकता शुरू से महिला विरोधी रही है। मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे या डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी लगातार महिलाओं के लिए हमेशा ये बात, वो नहीं चाहते थे कि उन्होंने तो ये तक भी कह दिया था लड़कियों से तो गलती हो जाती है, वो आपको एश्योरेंस दे नहीं सकती है, क्योंकि पार्टी का उनका मकसद ही है। मैं ये एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि महिलाओं का एक सेकंड पूजा सुनिए, एक मिनट रुकिए, एक बड़े सूबे की उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी सूबे के समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज जो महिलाओं के लिए संसद में हुआ, किसी की लोकप्रियता काम से होती है। महिलाओं के प्रति जो लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी है, वो काम से बनी है, एक नई सोच के साथ बनी है। आज वो सोच आ रही है, विपक्ष भले खुश हो जाए, आज मेजर थपथपाए, लेकिन वो सोच हार गई है जो महिलाओं को आगे ले आने की बात करती है, महिलाओं को पीछे ले जाती है। नेहा जोशी बोली। नेहा जोशी, सबसे पहले तो अशोक पूजा जी को बता दूं कि अब जब जनगणना होगी और डिलिमिटेशन होगा तो 2027 के आधार पर होगा। 2011 के आधार पर भी होता तो भी साउथ की स्टेट्स को लॉस हो रहा था। उसी हिस्टोरिक रॉन्ग को करेक्ट करने की जो प्रयास है वो हमारी सरकार कर रही थी, जिसको आपके प्रयासों ने डिफीट कर दिया। दूसरी बात, अब बात आ रही है कि कितने ये महिलाओं के हितैषी हैं। अशोक जी, जिस पार्टी की प्रवक्ता हमारी पूजा जी है ना, वो पार्टी सदन में खड़े होकर एक बार इनके नेता ने बिल फाड़ दिया था कई साल पहले, और अब इनकी पार्टी के नेता सदन में कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं के अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए, जो बाबा साहब का संविधान अलाउ नहीं करता है। लेकिन इनकी अपनी पार्टी में आप पूछिए इनसे कितनी महिला सांसद है, उनसे कितनी मुस्लिम सांसद है। अपनी पार्टी में तो टिकट ये नहीं दे पा रहे महिलाओं को, अपनी पार्टी में तो ये मुस्लिम महिला क्या महिलाओं को टिकट नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी एक परिवार में ठीक से आना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में कौन सा एक मिनट, किसी की आवाज नहीं प्लीज, जो जिनको मैं बोलूं उन्हीं की आवाज बोलिए। नेहा जी कंप्लीट कीजिए। जी, तो जो पार्टियां पारिवारिक एक अपनी लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, वो कभी महिलाओं की चिंता कर ही नहीं सकती। और आपने देखा होगा कि ये सब चीज लेकर आ गए, इन्होंने नॉर्थ साउथ कर दिया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया, इन्होंने कास्ट इसमें लेकर आ गए, ये सारे इश्यूज लेकर आए, जो कि कहीं से भी इस सारे इश्यूज के बीच में आपको कहीं महिला दिखी, महिलाओं के हित दिखे, महिलाओं के इंटरेस्ट दिखे, वो आवाज जो हमें सुनाई दे रही है, जब आप फील्ड में काम करते हैं आपको सड़क पर सुनाई दे रही है, वो आवाज पूरे देश में एक मूवमेंट बन के खड़ा हो रहा था, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को बधाई दे रही थी, सोशल मीडिया पर दिख रहा था। उस आवाज को किस पार्टी ने सुना, आप ये बताइए। वो पार्टियां जो टेबल ठोक कर आज जश्न मना रही थी, वो इमेज, वो पिक्चर आज पूरा देश देख रहा है, देश की महिलाएं देख रही हैं। ओके शोभा जी, अल्टीमेटली अब महिलाओं को तो इंतजार करना है और कोई चारा नजर आता नहीं, और इसमें कोई दो राय नहीं। अभी जो नेहा जी कह रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमको नॉर्थ वर्सेस साउथ का हमको सुनाई दिया, हमको मुस्लिम महिलाओं का सुनाई दिया, हमको जाति के कुछ नैरेटिव सुनाई दिया, तमाम नैरेटिव सुनाई दिया, लेकिन महिलाओं को हक देना है, उसके लिए विपक्ष ने कहा तो हम तो तैयार हैं, लेकिन दिखा नहीं। देखिए अब क्या देखिए मेरा जो इसमें कमेंट है वो ये है कि फिर भी इतना सब होने के बाद भी मैं कहूँगी हमें महिलाओं को 50% महिलाओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी ऐसे थे, ये सोच ऐसी थी जिसने 2014 में सबसे पहले महिलाओं को शौचालय दिए थे, जिसने महिलाओं को मुद्रा योजना के अंदर 34 करोड़, कैन यू इमेजिन द नंबर, 70 करोड़ में से 34 करोड़ बहनों को मुद्रा योजना के अंदर लोन दे दिया गया।
उज्ज्वला चलाई, जनधन योजना, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब कुछ जिस व्यक्ति के और जिस सरकार के नेतृत्व में हुआ वो कभी भी हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूं कि जब हम किसी बिल को एक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको हम संशोधनों से पारित करते हैं। लेकिन इस बार विपक्ष की जो मंशा थी, मुझे जो समझ में आया है वो केवल यही समझ में आया है कि उनकी मंशा में केवल एक ही बात उनको स्पष्ट तौर पर दिख रही थी कि मोदी जी जो केवल और केवल महिलाओं के लिए काम करते हैं, जिनकी सारी योजनाओं में, सारी नीतियों में महिला होती है और जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिनकी दृष्टि में माँ का सर्वोच्च स्थान है, जिनकी दृष्टि के अंदर माँ ही जगन माता होती है, तो इनका मकसद केवल और केवल ये था किसी भी तरीके से, चाहे हम कोई भी मुद्दा लेके आ जाए, चाहे माइनॉरिटी का मुद्दा लेके आ जाए, ओबीसी का मुद्दा लेकर आ जाए, हम नॉर्थ और साउथ का मुद्दा लेके आए, लेकिन ये क्रेडिट मोदी जी को नहीं मिलना चाहिए था। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं राहुल जी आपको बताना चाहती हूँ कि ये क्रेडिट तो मोदी जी को ही मिलेगा। 2034 क्या 2047 में भी मोदी जी की सरकार ही आएगी और ऐसे विचारों की सरकार आएगी जो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र को समझते हैं और राष्ट्र के अंदर माँ का सर्वोच्च स्थान होता है, बहन का सर्वोच्च स्थान होता है और उसको नेतृत्व का मौका मिलता है। ओके, राहुल जी आना नेहा जी को बोलने दे रहे थे, ना विजेंद्र जी को बोलने दे रहे थे, क्योंकि राहुल जी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उस पार्टी ने ही आज महिला आरक्षण कानून जो है उसकी धज्जियां उड़ा दी, उसको जो लटका दिया, उसको अटका दिया है। तो वो डिबेट में भी नहीं चाहते कि महिलाओं की, राहुल जी चाहते हैं उनकी आवाज जो है बुलंद सुनाई दे। तो बहरहाल फिलहाल ये एक निराशा, शोभा जी ने कहा निराश होने की जरूरत थी, लेकिन मुझे लगता है कि निराशा तो है, क्योंकि ये लटक गया है। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल तो इंतजार की घड़ियां जो हैं महिलाओं के लिए अभी लंबी है। लेकिन क्या कुछ किया गया संसद में, कौन सी पार्टी ने कहां बटन दबाया, मुझे लगता है देश ये याद रखे, ये देश की महिलाएं याद रखे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आज दो टूक में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।